नमस्कार। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष एक ऐसा नाम जो हम सबने सुना है, लेकिन इसकी कहानी इतनी उलझी हुई है कि समझना मुश्किल लगता है। तो चलिए आज इस कहानी की परतों को खोलते हैं और इसकी जड़ों तक जाते हैं। हम 19वीं सदी से शुरू करके 1990 के दशक के एक बहुत ही अहम मोड़ तक का सफर तय करेंगे। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना कि एक जमीन जो इबादत और आस्था का केंद्र होनी चाहिए थी, वो आखिर आधुनिक राजनीति के टकराव का मैदान कैसे बन गई। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उस जमीन को समझना होगा। आखिर क्यों ये जमीन दुनिया के 3 बड़े धर्मों के लिए इतनी ज्यादा मायने रखती है। यह एक बहुत दिलचस्प बात है। यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम तीनों की जड़ें एक ही जगह जाकर मिलती हैं, पैगंबर इब्राहिम। और सिर्फ वही नहीं, मूसा जैसे कई पैगंबर तीनों के लिए पूजनीय हैं। मतलब बुनियाद एक ही है। और इस साझा विरासत के दिल में है यरूशलेम। यहूदियों के लिए उनके पवित्र मंदिर की जगह, ईसाइयों के लिए वो जगह जहां ईसा मसीह ने अपनी जिंदगी के आखिरी पल गुजारे, और मुसलमानों के लिए वो जगह जहां से पैगंबर मोहम्मद ने अपनी जन्नत की यात्रा की। मतलब ये शहर तीनों की आस्था का केंद्र है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर जड़ें इतनी साझा हैं तो फिर संघर्ष के बीच कहां से आए। कैसे ये जमीन एक बड़े राजनीतिक टकराव का अखाड़ा बन गई। चलिए 19वीं सदी के अंत में चलते हैं। देखिए यहां से चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। यूरोप में यहूदियों पर हो रहे जुल्म की वजह से ज़ायोनी आंदोलन शुरू होता है। मतलब एक अलग यहूदी देश की मांग। और फिर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद सदियों पुराना ऑटोमन साम्राज्य बिखर जाता है और इस जमीन पर ब्रिटेन का कंट्रोल आ जाता है। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। ब्रिटेन ने वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान एक ही जमीन के लिए 2 अलग अलग और एक दूसरे से बिल्कुल उलट वादे कर दिए। एक तरफ अरबों से कहा कि ओटोमन को हराने में मदद करो, तुम्हें आजाद देश देंगे, और दूसरी तरफ ज़ायोनी आंदोलन से वादा किया कि फिलिस्तीन में यहूदियों का एक राष्ट्रीय घर बनाने में मदद करेंगे। तो ब्रिटिश राज में यूरोप से यहूदी बड़ी संख्या में यहां आने लगे। उधर अरब फिलिस्तीनी भी अपने लिए एक आजाद मुल्क की मांग कर रहे थे। नतीजा, दोनों समुदायों के बीच तनाव बढ़ने लगा और हालात इतने बिगड़ गए कि ब्रिटेन ने हाथ खड़े कर दिए और मामला नए नवेले बने यूनाइटेड नेशंस को सौंप दिया। अब हम पहुंचते हैं 1947 में, एक ऐसा साल जब जमीन को बांटने का एक अंतरराष्ट्रीय प्लान सामने आया और उस प्लान ने एक बड़े युद्ध की नींव रख दी। यूनाइटेड नेशंस ने एक हल सुझाया। जमीन को 2 हिस्सों में बांट देते हैं, एक यहूदी राज्य और एक अरब राज्य। यरूशलेम को इंटरनेशनल कंट्रोल में रखा जाएगा। यहूदी नेताओं ने यह प्लान मान लिया, लेकिन पड़ोसी अरब देशों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। और जैसे ही ब्रिटेन वहां से निकला और इजराइल ने अपनी आजादी का ऐलान किया, अगले ही पल जंग छिड़ गई। 5 अरब देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। ये इजराइल के लिए अपने वजूद को बचाने की लड़ाई थी। इस जंग ने इस इलाके का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। इजराइल ना सिर्फ जीता, बल्कि उसने यूएन प्लान से भी ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया। और इस दौरान 7 लाख से भी ज्यादा फिलिस्तीनी अपने घरों से बेघर हो गए। इस घटना को फिलिस्तीनी लोग नकबा कहते हैं, जिसका मतलब है महाविपत्ति। 1948 की जंग ने जो हालात पैदा किए, उसने लगभग 20 साल बाद एक और बड़े संघर्ष का मंच तैयार कर दिया। एक ऐसा संघर्ष जिसका असर हम आज तक देखते हैं। 1967 में हुई 6 दिन की जंग। इसमें इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और पूर्वी यरूशलेम पर भी कब्जा कर लिया। मतलब अब पूरा ऐतिहासिक फिलिस्तीन इजरायली मिलिट्री के कंट्रोल में था और वहां की फिलिस्तीनी आबादी अब कब्जे के तहत जी रही थी। इसी दौर में फिलिस्तीनी लोगों की आवाज बनकर उभरी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO। इसका मकसद था दुनिया के सामने फिलिस्तीनी लोगों की आज़ादी की मांग रखना, और जल्द ही यूएन ने भी इसे फिलिस्तीनी लोगों का आधिकारिक प्रतिनिधि मान लिया। और तभी एक और चीज शुरू हुई जो आज संघर्ष का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इजरायली बस्तियां। इजरायली नागरिकों ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक और गाजा में रहना और घर बनाना शुरू कर दिया। इस कदम को ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अवैध मानता है। इतने सालों के खून खराबे और नफरत के बाद 1990 के दशक में अचानक उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण दिखाई दी। एक ऐसा वक्त आया जब लगा कि शायद शांति अब दूर नहीं।
साल था 1993। दुनिया ने वो देखा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दो कट्टर दुश्मन, इजरायली प्रधानमंत्री yitzhak राबिन और पीएलओ के चेयरमैन यासिर अराफात एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे। ये ओस्लो समझौते की शुरुआत थी। ये समझौता एक बहुत ही सीधी साधी लेकिन क्रांतिकारी बात पर टिका था। पहले दोनों पक्ष एक दूसरे के वजूद को मानेंगे, फिर फिलिस्तीनियों को कुछ इलाकों में अपना शासन चलाने का अधिकार मिलेगा और अगले 5 सालों में बॉर्डर और यरूशलेम जैसे बड़े मुद्दों पर बात करके एक फाइनल हल निकाला जाएगा। लेकिन शांति के दुश्मन दोनों तरफ मौजूद थे, जिन्हें यह समझौता मंजूर नहीं था। एक तरफ एक इजरायली कट्टरपंथी ने शांति का समर्थन करने वाले अपने ही प्रधानमंत्री yitzhak राबिन की हत्या कर दी। दूसरी तरफ हमास जैसे फिलिस्तीनी गुटों ने समझौते को तोड़ने के लिए इजराइल में आत्मघाती हमले शुरू कर दिए। इन हमलों और हत्याओं ने सब कुछ तबाह कर दिया। लोगों का एक दूसरे पर से भरोसा उठ गया। शांति की जो उम्मीद जगी थी वो पूरी तरह खत्म हो गई और संघर्ष का एक नया और भी भयानक दौर शुरू हो गया। और ये कहानी हमें आज भी उसी बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है जिससे दुनिया भर के नेता और इतिहासकार जूझ रहे हैं कि इस संकट का स्थायी समाधान आखिर है क्या।